ओके, सो गुड मॉर्निंग। आज हम जो है न्यूमेरिकल्स करेंगे वाइब्रेशन से रिलेटेड, जो भी आपके एक तो ट्रांसमिसिबिलिटी वाले क्वेश्चंस करेंगे, दूसरा मैग्निफिकेशन फैक्टर एंड वन और टू क्वेश्चंस वी विल बी सॉल्विंग फॉर द बर्लिंग ऑफ शाफ्ट, है ना। चलिए, तो ये क्वेश्चंस तो कर चुके हैं हम लोग, ये भी सेकंड भी हो गया था, थर्ड भी हो गया था, फोर्थ भी हो गया था, है ना। क्वेश्चन करेंगे आज ये वाला, question number 5. So try to just solve it. The question is given: a machine part having a mass of 2.5 kilogram. So obviously m is given to us. This is m. Vibrates in a viscous medium. ये vibrate कर रहा है. A harmonic exciting force of 30 Newton. What is this? What is this? Tell me the value. 30 न्यूटन, ये किसकी वैल्यू दी है आपको? हेलो, अरे आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर, आ रही है सर। हाँ, तो ये 30 न्यूटन क्या है, किसकी वैल्यू दी है? न्यूटन क्या? व्हाट इज दिस 30 न्यूटन? ये तो 2.5 किलोग्राम हो गया, ये आपका मास हो गया, लेकिन ये 30 न्यूटन क्या दिया है? एफ नॉट फोर्स है। एक्स ऑन द पार्ट एंड कॉजेज अ रेजोनेंट एम्पलीट्यूड। ये एम्पलीट्यूड दिया आपका रेजोनेंट एम्पलीट्यूड ए एट आर। रेजोनेंट जो एम्पलीट्यूड की वैल्यू दी है वो 14 mm दी है, विद अ पीरियड ऑफ 0.22 सेकेंड। ये टाइम पीरियड दिया है, कैपिटल टी दिया है। फाइंड द डैम्पिंग कोफिशिएंट, हमें पहले वाले केस में सी निकालना है, ठीक है। तो क्या बोला गया है, हमारे पास एम अवेलेबल है, एफ नॉट अवेलेबल है, ए आर अवेलेबल है, एम्पलीट्यूड अवेलेबल है, ठीक है। अब आपको पता है कि भाई एम्पलीट्यूड क्या होता है, ए इज इक्वल्स टू एफ नॉट अपॉन अंडरवुड एस माइनस एम ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। क्या हमारे पास ओमेगा प्रेजेंट है? बिल्कुल है सर। टी अगर अवेलेबल है आपके पास तो आपको पता है, सिंस ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी। क्लियर है? 2 पाई अपॉन टी कितना दिया है? 0.22 सेकेंड। 0.22 डिवाइड करो, बताओ ओमेगा कितना आ रहा है? टेल मी द वैल्यू ऑफ ओमेगा। व्हाट इज ओमेगा? 28.54। क्या 28.54 रेडियन पर सेकेंड दिया। अब ये बोला गया है द सिस्टम हार्मोनिक एक्साइटिंग। चलो, हमें क्या मिल चुका है, अब इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें। अगर हमें सी निकालना है तो सी यहां से निकाल सकते हैं। अब एफ नॉट पता है, क्लियरली पता है भाई, एफ नॉट की वैल्यू 30 न्यूटन है, कोई दिक्कत नहीं, इजीली हम पुट कर सकते हैं, 30 है इसकी वैल्यू। एस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा मिल चुका है, ओमेगा क्लियर है, ये वाला ओमेगा क्लियर है। और एम्पलीट्यूड हमें मत पता है, बट जो एम्पलीट्यूड हमें दिया गया है वो किस पर दिया गया है? रिजोनेंट पे, मतलब ए आर। रिजोनेंस का मतलब हो गया आपका सिस्टम जो होगा, सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो होगी वो ओमेगा के बराबर होगी। अगर हम फॉर रेजोनेंस या एट रेजोनेंस, रेजोनेंस कब होता है? जब सिस्टम की जो जिस फ्रीक्वेंसी से आपका सिस्टम वाइब्रेट कर रहा है वही फ्रीक्वेंसी अप्लाइड फोर्स की है। दोनों ओमेगा एन और ओमेगा बराबर होंगे कि नहीं? तो ओमेगा जो है, जो फोर्स की फ्रीक्वेंसी है वो आपकी 28.54 रेडियन पर सेकेंड। तो ओमेगा एन भी 28.54 हो जाएगा एट रेजोनेंस पे। तो ओमेगा एन क्या होगा आपका? अंडरवुड एस अपॉन एम, यही होगा। ओमेगा एन कितना है? 28.54। एम दिया है, एम की वैल्यू कितनी दी है आपको? 2.5। यहां से आप एस निकालो, जो स्प्रिंग स्टिफनेस निकालो कितनी है। ओमेगा एन आपका 28.54 हो जाएगा, एम 2.5 दिया है, यहां से एस की वैल्यू कैलकुलेट करो कितनी आ रही है एट रेजोनेंस। ये रेजोनेंस की बात कर रहे हैं, एट रेजोनेंस। पहला सॉल्व करना है हमें फर्स्ट पार्ट। एट रेजोनेंस ओमेगा एन जो होता है, सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा के बराबर होगी, अप्लाइड फोर्स के बराबर।
और ओमेगा है 28.54, तो यहां से एस कितना आ रहा है सर 2036.32। ठीक है 2036 2036.32 है ना, न्यूटन पर मीटर। ये आपका एस मिल गया है ना। अब जब एस मिल गया है तो आपको पता होगा एस पता है, एम पता है। तो अब देखो इसमें जो कंडीशन दी गई है वो क्या दी गई है, उसमें ये बोला गया है कि हालांकि इसमें वैल्यूज पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। जब हम रेजोनेंस की बात करेंगे तो इसकी एक और फॉर्म होती है, हमको एक और फॉर्म पता है इसकी। वो फॉर्म ये है कि जो ए होता है उसका एक और फॉर्मूला क्या होता है, F0/S √1 माइनस ओमेगा/ओमेगा n स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा/ओमेगा n। ये भी तो एक और फॉर्मूला होता है ना, दूसरा वाला। तो यहां पर हमें F0 पता है, और अगर हम रेजोनेंस की बात करेंगे तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि एट रेजोनेंस अगर हम रेजोनेंस की बात करेंगे तो ओमेगा/ओमेगा n हो जाएगा आपका 1, और ये वाला टर्म अगर 1 हो जाएगा तो ये वाला टर्म तो 0 हो गया, बचेगा केवल ये वाला टर्म। ठीक है, तो अगर रेजोनेंस की बात करेंगे तो एम्पलीट्यूड एट रेजोनेंस विल बी इक्वल्स टू F0/S अपॉन इसका स्क्वायर अंडर हट जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा केवल 2 बचेगा ना, ओमेगा/ओमेगा n 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपके पास अवेलेबल होंगी। ए आर कितना दिया है, ए आर इज गिवन, यस सर। हाँ ए आर कितना दिया है, ए आर दिया है 14 mm। 14 mm का मतलब हो गया 0.014 मीटर है ना। इट इज इक्वल टू F0 कितना है, व्हाट इज F0? F0 है आपका 30, तो यहां पर आप वैल्यू रख दोगे F0 की जगह पर 30 अपॉन S कितना निकला है 2036.32 इंटू 2 इंटू जीटा। तो यहां से जाई की वैल्यू निकालो कितनी आ रही है, व्हाट इज जाई, समझ में आ गया ना ये वाला कैसे किया है मैंने। बस जाई वैल्यू निकालो कितनी आएगी, 0.014 मल्टीप्लाइड बाई 2036.32 इंटू 2, ये जाई हो जाएगा, और 30 से डिवाइड कर दो। उस टाइम पे डैम्पिंग फैक्टर आपको मिल जाएगा पहले। यस 0.52 0.526 के आसपास आ रही है ना, 0.526 अराउंड। ये आपका जाई मिल गया। पूछा क्या है, यस सर 0.526। यस सर 0.526। ठीक है, पूछा है हमसे सी डैम्पिंग कोफिशिएंट पूछा है, डैम्पिंग फैक्टर नहीं पूछा। क्या रिलेशन होता है डैम्पिंग फैक्टर और डैम्पिंग कोफिशिएंट में, डैम्पिंग कोफिशिएंट। सिंस वी नो व्हाट, सिंस वी नो डैम्पिंग कोफिशिएंट सी क्या होता है 2 जाई m ओमेगा n। ये मैंने बताया था आप लोगों को, रिलेशन याद होने चाहिए नहीं तो दिक्कत आएगी, भूल जाओगे। तो c कितना आ जाएगा 2 जाई है 0.526, m कितना है 2.5 इंटू ओमेगा n। m आपका 2.5 है ना, 2.5, और ओमेगा n है आपका 28.54 इंटू 28.54। बताओ c कितना आ गया, व्हाट इज c? 75.06। 75.06। ठीक है, क्या यूनिट बताओ? 06 यूनिट न्यूटन पर मीटर पर सेकंड। न्यूटन पर मीटर पर। ठीक है, गुड। किसने बताया ये? सोमेंद्र सर सोमेन सिंह। यस सर। गुड, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा ना, क्योंकि ये सी क्या होता है फोर्स पर यूनिट वेलोसिटी,
तो फोर्स का न्यूटन, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया पहला वाला। अब अगला इसमें पार्ट एक और पूछा गया है कि अगर इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्साइटिंग फोर्स इज चेंज्ड टू 4 हर्ट्ज, अगर आपने जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो F0, इसकी फ्रीक्वेंसी को आपने चेंज करके 4 हर्ट्ज कर दिया है, तो ये बताओ डिटरमाइन द इंक्रीज इन द एम्पलीट्यूड ऑफ द फोर्स्ड वाइब्रेशन अपॉन द रिमूवल ऑफ द डैम्पर। मतलब ये हो गया कि पहले तो डैम्पर लगाना है तब कितना एम्पलीट्यूड आ रहा है, और फिर बाद में डैम्पर को हटाना है तब कितना एम्पलीट्यूड आ रहा है। तो वही चेंज पूछा गया या इंक्रीज पूछा गया। ठीक है, तो अब हम केस 2 स्टडी करेंगे। इसमें केस सेकंड ये बोला गया है कि आपका जो एफ है, जो फ्रीक्वेंसी है हर्ट्ज, वो कितना दे दिया है, 4 हर्ट्ज दी है। तो यहां से अगर आप न्यू ओमेगा निकालोगे, ओमेगा क्या होता है, 2 पाई एफ होता है ना, 2 पाई एफ 2 पाई इंटू 4 कितना हो गया, ये वैल्यू कितनी आ रही है ओमेगा कितना आ रहा है, 25.13। हाँ 25.13 रेडियन पर सेकेंड, 25.13 लेट मी चेक, 25.13 रेडियन पर सेकंड आ गया। ये वो फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी से आपका फोर्स अप्लाई हो रहा है सिस्टम पे। ठीक है, और ओमेगा एन तो हम लोग निकाल चुके हैं, ओमेगा एन थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, अंटू एस अपॉन एम होता है, ये थोड़ी ना चेंज होगा। तो ये कितना आया था एस अपॉन एम, 28.54 रेडियन पर सेकंड। इसमें कोई दिक्कत? हाँ जी, यहां तो कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं। सो द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन, द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशंस विद डैम्पर, अभी हम डैम्पर यूज कर रहे हैं। ठीक है, विद डैम्पर यूज करेंगे तो क्या होगा आपका फॉर्मूला, A इज इक्वल टू F0 अपॉन S अंडरवुड 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा एन स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 जाई ओमेगा अपॉन ओमेगा एन। ठीक है, का स्क्वायर। तो इस टाइम पे बताओ, जब हमने बात की है कि आपका सिस्टम में डैम्पर लगा है तो एम्पलीट्यूड कितना आ रहा है वाइब्रेशंस का, F0 की वैल्यू कितनी है, F0 भैया F0 थोड़ी ना चेंज हुआ है, 30 है, 30 और S कितना है, S कितना आया था 2036.32 ठीक है, अपॉन अंडरवुड 32 1 माइनस, अब देखो ओमेगा अपॉन ओमेगा एन, तो ओमेगा अपॉन ओमेगा एन कितना हो जाएगा, ओमेगा है आपका 25.13 अपॉन ओमेगा एन है 28.54 स्क्वायर का होल स्क्वायर 0.894 प्लस 2 जाई कितना है 0.56 526 इंटू 25.13 अपॉन 28.54 स्क्वायर। सॉल्व करो कितना आ रहा है, एम्पलीट्यूड कितना आ रहा है। अगर आप लोग डैम्पर यूज कर रहे हो और आपका सिस्टम की जो फ्रीक्वेंसी है, फोर्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो 25.13 रेडियन पर सेकेंड है, तो बताओ एम्पलीट्यूड कितना आ रहा है विद डैम्पर। सॉल्व करके बताओ। बताओ बताओ जल्दी बताओ यार, कितना रहा, 0.0155 के आसपास आ रहा हुआ, देखो कितना आ रहा है 0.0155 मीटर। आवाज आ रही है कि नहीं? यस सर, कर रहे हैं।
है एम्पलीट्यूड वाइब्रेशंस का, कब? जब हम लोग डैम्पर यूज करेंगे। तो ऑब्वियसली जब आप डैम्पर यूज करोगे तो एम्पलीट्यूड जो होता है वाइब्रेशंस का वो ज्यादा होगा या कम होगा? डैम्पर लगाने से जो एम्पलीट्यूड होता है वाइब्रेशंस का वो कम हो जाता है या कि बढ़ जाता है? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा कम हो ना? जाएगा। आपको पता है कि एम्पलीट्यूड जो होता है वो घटता जाता है। अब ये तो पहला केस हो गया हम लोगों ने कि जब हम लोगों ने डैम्पर लगाया तो एम्पलीट्यूड इतना आ रहा है। सो अब हमें क्या करना है? एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करना है विदाउट डैम्पर। सो व्हेन नो डैम्पर इज यूज्ड, व्हेन नो डैम्पर इज यूज्ड मतलब ये हो गया कि जाई कितना हो जाएगा इस वाले केस में? 0। तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस कितना हो जाएगा नो डैम्पर में? कितना हो जाएगा? F नॉट अपॉन S। नो डैम्पर एनडी लिख दे रहा हूं, तो नो डैम्पर का हो जाएगा आपका F नॉट अपॉन एस अपॉन अंडर रूट S 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा अंडर रूट लगा सुन लो स्क्वायर अभी पूरा कर देते हैं। का होल स्क्वायर। हाँ प्लस 2 जाई ओमेगा अपॉन ओमेगा एन स्क्वायर। तो जब डैम्पर यूज नहीं होगा तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, है ना? ये वाला टर्म 0 और ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो आपका जो एम्पलीट्यूड आएगा नॉट डैम्पर के साथ वो आ जाएगा F नॉट अपॉन S इंटू 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा एन स्क्वायर, है ना? यही आ जाएगा। बताओ यहां से कितना Yes, है? F नॉट आपका 30 है, S कितना है आपका 2036.32 Yes, sir, 36.32 इंटू 1 माइनस ओमेगा, ओमेगा है 25.13 अपॉन 28 ओमेगा एन 54 स्क्वायर। बताओ यहां से ये कितना आ रहा है नया एम्पलीट्यूड विदाउट डैम्पर? एम्पलीट्यूड विदाउट डैम्पर कितना आ रहा है? वाइब्रेशंस के एम्पलीट्यूड विदाउट डैम्पर कितना आ रहा है? सर 37.87। 37.879 गलत है भाई। नहीं सर अभी मल्टीप्लाई रहेगी ठीक है। पॉइंट में आएगी ये वाली वैल्यू। सर 0.0736। हाँ चलो यही आ रही होगी। 0.06 के आसपास दिया है यहाँ पे, 0.0652 दिया है। आप लोगों का कितना आ रहा है? तो 0.0654। हाँ 54 के आसपास आ रहा है। इतना एम्पलीट्यूड इतने मीटर में आ गया। तो जब आपने डैम्पर लगाया तब एम्पलीट्यूड कम था और जब डैम्पर हटा दिया तो एम्पलीट्यूड इतना आ गया। तो पूछा क्या है? इंक्रीज इन द एम्पलीट्यूड, है ना? क्वेश्चन में क्या पूछा है? डिटरमाइन द इंक्रीज इन द एम्पलीट्यूड ऑफ द फोर्स्ड वाइब्रेशन अपॉन द रिमूवल ऑफ डैम्पर। तो आपका जो इंक्रीज इन, सो इंक्रीज कितना हो जाएगा? सो इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड हो जाएगा आपका डेल्टा ए इज इक्वल्स टू ए एन डी माइनस ए डी ए। तो ये हो गया आपका, पहले कितना था? ये अब है 0.0654 माइनस 0.0155। तो यहां से डेल्टा ए की वैल्यू आपकी आ जाएगी, चेंज इन एम्पलीट्यूड विल बी और इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड विल बी 0. क्या रहा है? 0.0499 ठीक है मीटर। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहां तक? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और गेट में भी कई बार क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नो सर। क्या हुआ? नो क्यों बोले भैया? बताओ तो सही। चलो ठीक है। यस सर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। ए सिंगल सिलेंडर वर्टिकल डीजल इंजन हैज अ मास ऑफ 400 किलोग्राम, ठीक है, एंड इज माउंटेड ऑन अ स्टील चेसिस फ्रेम। एक फ्रेम है, इस फ्रेम पर क्या रखा गया है? आपका डीजल इंजन रखा गया है। ठीक है,
डीजल इंजन रखा गया है जिसका मास कितना है 400 किलोग्राम है भाई साहब। तो ये आपको एम दे दिया गया है, सीधे सीधे लिख देना गिवन दैट दिस इज द एम माउंटेड ऑन अ स्टील चेसिस फ्रेम। द स्टैटिक डिफ्लेक्शन ओइंग टू द वेट ऑफ द चेसिस इज 2.4 m। इसका मतलब आपको जो डेल्टा है वो ये दे दिया है स्टैटिक डिफ्लेक्शन। डेल्टा क्या होता है? स्टैटिक डिफ्लेक्शन दैट इज mg अपॉन s, है ना। mg अपॉन s तो होता है स्टैटिक डिफ्लेक्शन, वेट अपॉन s। ये हो गया आपका डेल्टा दे दिया। द रेसिप्रोकेटिंग मास ऑफ द इंजन अमाउंट्स ऑफ 18 किलोग्राम। ये रेसिप्रोकेटिंग मास है आपका। रेसिप्रोकेटिंग मास मतलब जो पिस्टन आप मान सकते हो mr, ये रेसिप्रोकेटिंग मास है जो पिस्टन इसमें घूम रहा होगा। एंड द स्ट्रोक ऑफ द इंजन इज दिस, ये स्ट्रोक लेंथ दे दी है l। ए डैशपॉट विद द डैम्पिंग कोफिशिएंट, ये आपका डैम्पिंग कोफिशिएंट c दे दिया गया, ये न्यूटन पर mm पर सेकंड में, तो याद रखना है mm पर सेकंड में। इज ऑल्सो यूज टू डैम्पन द वाइब्रेशंस, तो वाइब्रेशंस को डैम्पन करने के लिए नीचे डैम्पर हम लोगों ने लगाया रहा है, डैम्पर भी लगाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, स्प्रिंग भी लगी है। ये एक स्प्रिंग की तरह काम कर रहा है जो चेसिस है आपका। इज ऑल्सो यूज टू डैम्पन द वाइब्रेशन। द स्टेडी स्टेट ऑफ द वाइब्रेशन, इन द स्टेडी स्टेट ऑफ द वाइब्रेशन, स्टेडी स्टेट की बात कर रहे हैं। पहले हमें निकालना है एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशंस इफ द ड्राइविंग शाफ्ट रोटेट्स एट 500 आरपीएम। अगर इस इंजन को चलाने वाली जो शाफ्ट है, मतलब क्रैंक शाफ्ट जो है आपकी, अगर आपकी क्रैंक शाफ्ट घूम रही है कितने आरपीएम से, ये एन दे दिया है। अगर इतने आरपीएम से आपकी क्रैंक शाफ्ट घूम रही है तो आप हमें बता दो कि वाइब्रेशंस का एम्पलीट्यूड कितना होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप लोगों को पता है कि चेसिस क्यों लगाया जाता है कि जब आपका इंजन वर्क करता है तो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं, उन वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब करने के लिए चेसिस वगैरह हम लगाते हैं। उसमें आपने देखा होगा कि शॉकर भी लगे होते हैं जो उस पर्टिकुलर वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो पहले वाले केस में आपसे पूछा गया है कि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस कितना है। तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस निकालने के लिए सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या डेटा हमें दिया गया है। जो हम चेसिस यूज कर रहे हैं उसकी स्प्रिंग स्टिफनेस कितनी है। तो अगर हम चेसिस की बात करेंगे तो चेसिस की स्प्रिंग स्टिफनेस निकालने के लिए आपको पता है S इज इक्वल टू अंडरवुड, सॉरी नॉट S, आपको दिया क्या है डेल्टा ST अपॉन M। हाँ, तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था कि डेल्टा आपको दिया है ना, आपको डेल्टा दिया है। और जब ये सिस्टम आपका रेसिप्रोकेट करेगा तो साथ ही साथ आपको पता है कि क्रैंक शाफ्ट घूमेगी, उसकी वजह से क्या होगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा। जब क्रैंक शाफ्ट आपकी घूम रही होगी, क्रैंक पर मास रखा है, ठीक है, ये बोला गया है ना, रेसिप्रोकेटिंग मास ऑफ द इंजन इज अबाउट टू बी दिस वन, 18 किलोग्राम के आसपास है। तो हमें इस मास को हमें कंसीडर करना पड़ेगा एट द क्रैंक शाफ्ट। इस तरीके से ये आपका इंजन हो जाएगा, ये आपका पिस्टन, ये क्रैंक आपकी घूम रही होगी। तो जब ये क्रैंक घूमेगा तो एक रेसिप्रोकेटिंग फोर्स काम करेगा जिस वजह से एक सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा होगा mr ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये आपका स्टैटिक फोर्स होगा F0 की वैल्यू। ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा दिस विल बी द अप्लाइड और एक्साइटिंग फोर्स दैट इज प्रोड्यूसिंग द वाइब्रेशन। अभी हालांकि मैंने अभी कराया नहीं है, जब हम लोग डायनामिक बैलेंसिंग की बात करेंगे उसमें बैलेंसिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग मास करते हैं। बैलेंसिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग मास एक टॉपिक होता है, तो उस रेसिप्रोकेटिंग मास की वजह से आपके सिस्टम के अंदर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो जाते हैं और उस पर्टिकुलर वाइब्रेशंस को हम मिनिमाइज करने के लिए उसको दोबारा से बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है। ये हालांकि ये चीजें हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको याद रखना है कि इस रेसिप्रोकेटिंग मास की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहां डेवलप होता है, उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वाइब्रेशंस क्रिएट होंगे। ये अनबैलेंस्ड फोर्स होता है जिसकी वजह से वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, इसीलिए हम इसको F0 बोल रहे हैं यहाँ पर। तो F0 की जो वैल्यू होगी वो mr ओमेगा स्क्वायर होगी। mr जो होगा वो रेसिप्रोकेटिंग मास होगा, तो जो फोर्स होगा, वाइब्रेटिंग फोर्स जो होगा वो होगा m की वैल्यू यहाँ पर 18 हो जाएगी। r कितना हो जाएगा, आपको पता है कि जो क्रैंक रेडियस होती है वो स्ट्रोक लेंथ का हाफ होता है ना। स्ट्रोक लेंथ का हाफ का मतलब हो गया 160 mm का आधा 80 mm, मतलब 0.08 मीटर।
80 mm, हाँ, इंटू ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा कितना हो जाएगा? 08 मीटर। हाँ, ओमेगा कितना हो जाएगा? ओमेगा हो जाएगा आपका, ये जो फोर्स डेवलप हो रहा है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 2 पाई n अपॉन 60। n अपॉन 60। ठीक है, तो 2 पाई इंटू एन की जगह पे आप रखोगे 500 अपॉन 60। यहां से बताओ ओमेगा कितना आ रहा है? सर 52.36। कितना आ रहा है? 60 सर 52.36। 52 समथिंग आ रहा सर है। 75.36। 75.36 गलत आ रहा है, 52.36 आएगा, यस सर 52.36 ही आ रहा है सर। है ना, रेडियन पर सेकंड आएगा। ये है उस फोर्स की फ्रीक्वेंसी, कौन से वाले फोर्स की? इस फोर्स की, जो कि रेसिप्रोकेटिंग मास के अनबैलेंस होने की वजह से डेवलप हो रहा है। देखो अभी हम लोग, हालांकि मैंने पहले से ही वीडियो बना रखे हैं, अगर आप चाहें तो देख लेना। जब हमारा जो इंजन रेसिप्रोकेट करता है तो उस टाइम पे बहुत सारे फोर्सेस होते हैं जो अनबैलेंस्ड रहते हैं, ठीक है, तो उनकी बैलेंसिंग की जाती है। उसका कुछ मास तो क्रैंक पर हम माउंट कर देते हैं, कुछ मास जो है क्रैंक पर माउंट कर देते हैं, लेकिन फिर भी वो फुली बैलेंस्ड नहीं हो पाता, जिस वजह से अनबैलेंस की वजह से कुछ इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे हैमर ब्लो हो गया, वेरिएशन इन ट्रैक्टिव फोर्स हो गया, स्वेइंग कपल हो गया। ये लोकोमोटिव वाले केस में देखने को हम लोगों को मिलते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें आप लोगों को अभी बाद में जब ये टॉपिक डिस्कस करेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस फोर्स की वजह से ये चीजें डेवलप हो रही हैं। ओमेगा विल बी 52.36 रेडियन पर सेकंड हो जाएगा। इसकी वैल्यू आप पुट करोगे 52.36, तो यहां से एफ बताओ कितना आ रहा है? एफ नॉट कितना आ रहा है? लगभग 3948 राउंड आ रहा है। इतने न्यूटन का फोर्स मिल गया आपको, ठीक है, ठीक है ना। और एम्पलीट्यूड क्या होता है आप लोगों को पता है? व्हाट इज एम्पलीट्यूड? ए इज इक्वल्स टू एफ नॉट अपॉन एस अंडर रूट 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा एन स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 जाई ओमेगा अपॉन ओमेगा एन स्क्वायर, ठीक है। या चाहो तो आपके पास एक रिलेशन और है, एफ नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ओमेगा नॉट ओमेगा। ये होता है एफ नॉट अपॉन अंडर रूट एस माइनस एम ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में, आप देखो इस वाले क्वेश्चन में हमें सी दे रखा है। क्या दे रखा है? सी दे रखा है। इसीलिए हम इस वाले फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज कर लेंगे, इस वाले फॉर्मूले को, ठीक है। तो देखो एम हमारे पास अवेलेबल है, कितना दिया है एम? व्हाट इज द वैल्यू? 18। नहीं, ये तो रेसिप्रोकेटिंग 400 केजी। भाई ये वो मास है ना, स्टैटिक मास है जो रखा गया है स्प्रिंग पर। तो ये स्मॉल मास को हमने केवल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, या जो भी अनबैलेंस्ड फोर्स क्रिएट हो रहा था, जो हार्मोनिक फोर्स क्रिएट हो रहा था, उसकी वैल्यू निकालने के लिए स्मॉल एम को यूज किया गया है। बाकी सब जगह कैपिटल एम यूज हो जाएगा। तो एफ नॉट की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 3948। तो यहां पर आप लिख दोगे 3948, ठीक है। एस कैसे आ जाएगा? एस आपको पता है, डेल्टा पता है आपके पास। डेल्टा क्या होता है? एस डेल्टा इंटू एम जी बराबर होता है। अब डेल्टा आपको दिया है, एस यहां से निकाल सकते हो एम जी अपॉन डेल्टा, ठीक है। एस विल बी एम, स्टैटिक मास कितना दिया गया है? जो 400 केजी की वजह से आपका ये 400 किलोग्राम हो गया, जी 9.81 हो गया, और डेल्टा कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है चेसिस में इतने फोर्स की वजह से? 2.4 mm, 2.4 mm, 0.0024 है ना, इतने मीटर आ गया। तो यहां से एस देखो कितना आ रहा है? व्हाट इज एस?
एस कैलकुलेट करो कितना आ रहा है यहां से। सर ज्यादा आ रहा होगा, काफी वैल्यू आ रही होगी, बताओ कितना आ रहा है। 1635 सर 1635 इंटू 10/3 1635 इंटू 10 10 over 3। ठीक है, 1635 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। ये आ गया। ये एस की वैल्यू मिल गई, एफ ये वाली वैल्यू यहां पुट कर दोगे 1635 पॉइंट इंटू 10⁻³ एम की वैल्यू ये वाली कौन सी रखी जाएगी, 400 रखी जाएगी। ओमेगा स्क्वायर पता है, व्हाट इज ओमेगा, 52.36 52.36 रखोगे। ओमेगा 52.36, सी कितना आएगा, कितना दिया सी, 2 न्यूटन पर mm पर न्यूटन पर mm है सर, तो मीटर में करेंगे तो ऊपर 3 सर mm को मीटर में कन्वर्ट, तो ये हो जाएगा 2000 2000 हो जाएगा सर। ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2000। अब सॉल्व करो कितना आ रहा है एम्पलीट्यूड। याद रखना एस माइनस एम ओमेगा स्क्वायर है, फिर पूरा ब्रैकेट बंद करने के बाद उसका होल स्क्वायर है, प्लस सी ओमेगा स्क्वायर है और उस पूरे का अंडर रूट। थोड़ा सा कैलकुलेशन है। बताओ कितना है, .0072 के आसपास आ रहा है शायद मीटर। दिस इज द एम्पलीट्यूड। ठीक है, इतना ही आ रहा है। अब दूसरा जो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है वो स्पीड बतानी है ड्राइविंग शाफ्ट की व्हेन द रेजोनेंस अकर। तो क्या होती है रेजोनेंस के लिए, कंडीशन क्या होती है, द कंडीशन फॉर रेजोनेंस, ऑब्वियसली फॉर रेजोनेंस, सेकंड केस जो पूछा गया है रेजोनेंस के लिए, फॉर रेजोनेंस ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा एन बराबर रूट के एस अपॉन ओमेगा एम, इक्वल्स टू ओमेगा एन इज इक्वल्स टू अंडर रूट एस अपॉन एम। ये हो एस अपॉन एम, एस अपॉन एम हो जाएगा। तो निकालो एस कितना है, 1635 इंटू 10⁻³ अपॉन एम 400, यही था ना, 1635 इंटू 10⁻³ अपॉन एम 400 आ जाएगा। निकालो कितना आ रहा है ओमेगा, ओमेगा एन कितना आ रहा है, 63.9 693 रेडियन पर सेकेंड, ये आ जाएगी फ्रीक्वेंसी। अगर एन निकालना चाहें तो एन निकालो जरा, एन कितना आ जाएगा, ओमेगा क्या होता है 2πn अपॉन 60, एन निकालना कितना आ रहा है, 610 कितना आ रहा है 610 सर 610.5 के आसपास है ना। 0.8 आ रहा है। चलो जो भी है 0.8 आ रहा है। मतलब ये हो गया, अगर आप अपने इंजन के आरपीएम 610.8 रखोगे तो रेजोनेंस हो जाएगा, आपका सिस्टम ज्यादा का जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो हम चाहेंगे कि आपका सिस्टम इतने आरपीएम पे वर्क ना करे। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। इज इट क्लियर, समझ में आ गया कि नहीं।
तो हम क्या चाहेंगे, हमारा इंजन Yes, जो है sir. इतने आरपीएम पे नहीं चलना चाहिए। अगर इतने आरपीएम पे चलेगा तो एम्पलीट्यूड ज्यादा बढ़ जाएगा और आपका चेसिस फेल भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये मैंने कुछ बताया था कि कब कब क्या केसेस हैं। जैसे मैंने ट्रांसमिसिबिलिटी के बारे में बताया था कि जब ओमेगा और ओमेगा एन का जो रेशियो होता है √2 से कम होता है तो जाई की वैल्यू, या ट्रांसमिसिबिलिटी हम लोगों ने टाउ पढ़ा था ना, यहाँ जाई जो है वो ट्रांसमिसिबिलिटी से याद रखना है, ट्रांसमिसिबिलिटी, तो उसकी वैल्यू 1 से ज्यादा होती है जब ट्रांसमिटेड फोर्स जो है हमेशा एक्साइटिंग फोर्स से ज्यादा होता है। 1 से ज्यादा कम होता है तो ये हो जाएगा, जिसको हम डेट्रीमेंटल बोलते हैं। ये इक्विवेलेंट का केस है। जब ओमेगा अपॉन ओमेगा एन की वैल्यू 1 हो जाती है तो ट्रांसमिटेड फोर्स इनफिनाइट हो जाता है। ये कुछ केसेस हैं। और जब ओमेगा अपॉन ओमेगा एन की वैल्यू √2 से ज्यादा होती है तो जाई बढ़ता जाता है और डैम्पिंग, जैसे जैसे डैम्पिंग बढ़ाते जाएंगे जाई बढ़ता जाएगा। ये कुछ चीजें हैं जो देख लेना। इसमें एक और लिखा है द सिस्टम वेयर, अगर सिस्टम की बात करेंगे जहां पर ओमेगा अपॉन ओमेगा एन कैन वेरी फ्रॉम 0 टू हायर वैल्यू, डैम्पर शुड नॉट बी यूज्ड। जब इसकी वैल्यू 0 से हायर वैल्यू तक, 0 से कम होगी तभी हम लोग डैम्पर को यूज करेंगे। चलो छोड़ो, इसमें ज्यादा चीजें नहीं फोकस करनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू द वाइब्रेशन आइसोलेशन एंड ट्रांसमिसिबिलिटी। ये वाइब्रेशन आइसोलेशन का है। वाइब्रेशन आइसोलेशन एंड ट्रांसमिसिबिलिटी का है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ए रेफ्रिजरेटर यूनिट हैविंग ए मास ऑफ 35 किलोग्राम, ऑब्वियसली एम दे दिया है, इज टू बी सपोर्टेड ऑन 3 स्प्रिंग्स। ठीक है, 3 स्प्रिंग दे दी गई है हमें, मतलब ये हमारा रेफ्रिजरेटर है और ये 3 स्प्रिंग्स पर माउंटेड है इस तरीके से। ठीक है, ये आपका रेफ्रिजरेटर है जिसका मास दे दिया है 35 किलोग्राम। ईच स्प्रिंग हैविंग स्टिफनेस एस, तो ये एस और ये एस। द यूनिट ऑपरेट्स एट 480 आरपीएम। बताओ क्या दिया है ये, व्हाट इज दिस? एन। ठीक है, ये आपको एन दे दिया गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टिफनेस एस इफ ओनली 10% ऑफ द शेकिंग फोर्स इज अलाउड टू ट्रांसमिट टू द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब ये हो गया, यहां पर अगर फोर्स अप्लाइड फोर्स ए है तो ट्रांसमिट कितना कर रहे हैं हम, केवल एफ कितना है, 10% ट्रांसमिट कर रहे हैं, 10%। इसका मतलब ये जो 10% दिया है वो क्या दिया है, ट्रांसमिसिबिलिटी या एप्सिलॉन दिया है हमें, एप्सिलॉन या टाउ की वैल्यू दी है 10%। ठीक है, अब आपको पता है क्या इसमें कहीं डैम्पर के बारे में जिक्र हुआ है? नो सर। नो सर, तो इसका मतलब जाई हो जाएगा आपका 0 सिंस वी आर नॉट यूजिंग डैम्पर। अब आपको पता है कि ट्रांसमिसिबिलिटी टाउ क्या होती है या एप्सिलॉन क्या होता है, फोर्स ट्रांसमिटेड अपॉन फोर्स अप्लाइड, है ना। दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या था, व्हाट वाज द फॉर्मूला, √1 प्लस 2 जाई ओमेगा अपॉन ओमेगा एन का होल स्क्वायर। हाँ सर, √1 प्लस 2 जाई ओमेगा अपॉन ओमेगा एन का स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन √1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा एन अपॉन ओमेगा एन स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 जाई ओमेगा अपॉन ओमेगा एन स्क्वायर, 2 जाई ओमेगा अपॉन ओमेगा एन का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जाई नहीं दिया, इसका मतलब ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा, ये वाला टर्म खत्म हो गया, तो हमें केवल ट्रांसमिसिबिलिटी की जो वैल्यू मिली है वो मिलेगी 1 अपॉन प्लस माइनस 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा एन स्क्वायर। ठीक है, यही हो जाएगा ओमेगा एन, और इसकी वैल्यू दे दी आपको 0.1। ठीक है, 10% यही तो हो गया 0.1। ठीक है, यस, तो 0.1 आ गया आपके पास। यस सर। 0.1 इज इक्वल टू 1 अपॉन प्लस माइनस 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा एन स्क्वायर। ये चीज है। अब देख लो क्या दिया है हमें, एन दे दिया है 480 आरपीएम, तो
ओमेगा कितना हो जाएगा 2 पाई n अपॉन 60। ठीक है, कितना आ रहा है बताओ, ओमेगा कितना आ जाएगा 2 पाई n अपॉन 60 पुट करो तो 6 चौक 24, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 के आसपास आएगा। देखो कितना आ रहा है ओमेगा n कितना आ रहा है 50.26 कितना आ रहा है 41.8 चेक करो ठीक से यार 50.24 50.24 के आसपास आएगा रेडियन पर सेकेंड, है ना। पूछा क्या गया है, स्टिफनेस पूछी गई है, स्टिफनेस पूछी गई है। चलिए तो ओमेगा पता चल गया 50.24, ओमेगा की वैल्यू 50.24 यहां पुट कर दो। अच्छा, इसको जब हम प्लस में यूज करेंगे, इसको देखो सॉल्व करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा एन स्क्वायर प्लस माइनस इट इज इक्वल्स टू 10 आ जाएगा, है ना, ये 10 के बराबर आ जाएगा। चलिए अब अगर मैं प्लस साइन लेता हूं, अगर मैं यहां पे प्लस साइन लूंगा तो ये टेकिंग प्लस, पहले पॉजिटिव साइन ले लेते हैं। अगर पॉजिटिव साइन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10। तो माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा एन का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 9 के बराबर हो जाएगा कि नहीं। और यहां पर माइनस साइन फिजिबल नहीं है तो माइनस साइन से आंसर नहीं आएगा, पॉजिटिव साइन लेने पर आंसर नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। यस सर। जी सर। तो पॉजिटिव से साइन नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव साइन ले लेंगे। अब तो टेकिंग नेगेटिव से नेगेटिव साइन, तो जैसे ही नेगेटिव साइन लेंगे तो यहां पर हो जाएगा माइनस 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10। तो ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस ओमेगा अपॉन ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10, ये हो जाएगा 11 के बराबर। तो ओमेगा अपॉन ओमेगा एन का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपके पास 11। अब ओमेगा की वैल्यू आपको पता है, व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा कितना है 50.24 है ना, 50.24 अपॉन ओमेगा एन इट इज इक्वल्स टू 11। यहां से स्क्वायर रूट लगाओगे और ओमेगा एन की वैल्यू बताओ यहां से कितनी आ रही है, व्हाट इज ओमेगा एन, यहां से ओमेगा एन बता दो कितना आ रहा है। 0.4 अच्छा स्क्वायर रूट लगाएंगे। हाँ गलत आंसर आ रहा है भाई। $15.14 गुड। तो ये आ रही है आपकी 15.14 रेडियन पर सेकेंड, है ना। ये आपका ओमेगा एन आ गया। क्या यहां से अब पूछा क्या गया, एस पूछा गया है, स्टिफनेस एस, हर एक स्प्रिंग की स्टिफनेस पूछी गई है। तो पहले तो नेट स्प्रिंग आपको पता होगा, नेट स्टिफनेस निकलेगी हमें यहां से। आपको क्या पता है, हम क्या जानते हैं कि ओमेगा एन किसके बराबर होता है, एस इक्वलेंट अपॉन एम होता है। अगर कई स्प्रिंग यूज होती हैं तो एस इक्वलेंट अपॉन एम होता है कि नहीं होता है। तो ये हो जाएगा 15.14 इज इक्वल्स टू अंडर रूट एस इक्वलेंट अपॉन एम। एम कितना दिया है, रेफ्रिजरेटर का मास 35 किलोग्राम। एस इक्वलेंट कितना आ गया बताओ, इक्वलेंट स्टिफनेस कितनी आ गई, 8022.6 न्यूटन पर मीटर, है ना। मतलब ये होगा कि एक स्प्रिंग का जो है, मतलब इक्विवेलेंट स्टिफनेस जो होगी तीनों स्प्रिंग की वो इतनी होगी। और आपको पता है इन दिस केस सिंस द स्प्रिंग्स आर arranged parallelly, so
S इक्विवेलेंट विल बी 3S, है ना। S इक्विवेलेंट कितना आया है? 8022.6, 8022.6 इज इक्वल्स टू 3S। सो S विल बी इक्वल्स टू व्हाट? इसमें 3 से डिवाइड करके बताओ आंसर कितना आ रहा है? 2674.2। 2674.2 न्यूटन पर मीटर। ये हर एक स्प्रिंग की स्टिफनेस है। दिस इज द आंसर। ये आंसर होगा, बस खत्म। ठीक है, यस सर। चलो, तो ये आपका वाइब्रेशन आइसोलेशन का केस हो गया। और अभी जो न्यूमेरिकल्स होंगे आपके, बस अब टॉर्जनल वाइब्रेशन हम डिस्कस करेंगे अभी आगे। ठीक है, टॉर्जनल वाइब्रेशंस। तब तक ये वाली क्लास अभी यहीं फिनिश कर देता हूं मैं।